महिलाओं ने संघर्ष करके, जिसमें कलारा जैटकिन का हमारे एक महिला कार्यकर्ता ने इधर नाम लिया था कि उन्होंने उधर यूरोप में उस लड़ाई को बखूबी लड़ा और उसका परिणाम जो है महिला दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। यहाँ की जो इस देश की महिलाएं हैं उनके हिस्से की लड़ाई ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब ने लड़ी है। यहाँ की महिलाओं को सब कुछ जो है मैं समझता हूँ कि उसकी बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बाबा साहब ने और रमाबाई ने अपने ऊपर लेकर उस लड़ाई को हमारे हाथ में लाकर दे दिया है। इसलिए हम लोग जब कोई चीज़ मुफ्त में मिल जाती है, बिना संघर्ष के मिल जाती है, तो उसकी कदर भी कम करते हैं। और उसी का परिणाम है कि इस 90% जो मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाएं हैं, जो आज इतना जो अच्छा जीवन जी रही हैं, उनको शायद आज के इस दिन का बहुत बड़ी संख्या में लोगों को पता भी नहीं। होगा कि इस आज के दिन का क्या महत्व है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है समाज में कि समाज की बहुत बड़ा हिस्सा आधी आबादी है जो जिसको पता भी नहीं है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और किस प्रकार विश्व में महिलाओं ने जो है अपने हक अधिकारों की लड़ाई को लड़ा है। साथियों, इस देश में हम बताते रहे हैं कि दो विचारधाराओं की, दो संस्कृति की लड़ाई है। एक विचारधारा मनुस्मृति की विचारधारा है जो ये कहती है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मतलब ढोल को, गवार को, शूद्र को और नारी को जितना पीटा जाए, जितना इनसे काम किया जाए, जितना इनका शोषण और अपमान किया जाए, वो उतना ही अच्छा है। ये एक विचारधारा इस देश में रही 1950 से पहले। और बाबा साहब को जब संविधान लिखने का मौका मिला, आपको ध्यान होगा कि बाबा साहब ने इस मनुस्मृति में आग लगाई है। तो हमारे पुरखे ने उस मनुस्मृति को, जो हमारे अपमान की सूचक थी और हमारा शोषण करती थी, उस मनुस्मृति को हमारे पुरखे बाबा साहब ने आग लगा दी। और न केवल आग लगाई, बल्कि जब उनको मौका मिला तो इस देश में एक बेहतरीन संविधान बनाकर हमें सब अधिकारों से, मानवीय अधिकारों से हम लोगों को जो है परिपूर्ण भी किया। तो साथियों, ये जो पूरा संघर्ष है ये हमारे महापुरुषों की लड़ाई का परिणाम है। और विशेषकर जो महिलाएं हैं उनको पता होना चाहिए, हमारी बहुत सी महिला कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस देश में जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है, जो भेदभाव, छुआछूत पर, अपमान पर, शोषण पर आधारित है, और इस पूरे 90% जो मूल निवासी बहुजन समाज है उसका शोषण और अपमान करती रही है। इतनी बुरी स्थिति हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने झेली है। विशेषकर महिलाओं की जो स्थिति थी हमारे देश में, और हमारी जो महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा जो है दुखदायी थी। मतलब जन्म लेती बच्चियों को ही मार देने की परंपरा थी। क्यों मार देते थे कि बेटी होगी तो उसकी शादी करनी पड़ेगी, शादी जाएगी, दूसरे घर की जाएगी, तो जिनकी मूंछ जो है ऊंची होती थी वो मूंछ नीचे हो जाएगी, अपमान हो जाएगा। तो वो बेटी की शादी ना करनी पड़े और किसी के आगे ना झुकना पड़े, इसलिए बेटी को जन्म लेते ही वो लोग जो है मार दिया करते थे। बेटी के होने पर दुख जताया जाता था। ये सब चीजें इधर हमारे जो है साथियों ने बताई है। बहुत सी जगह इतनी अज्ञानता ब्राह्मणवाद में फैलाई हुई थी कि जवान बेटियों को, छोटी बच्चियों को जो है मंदिरों में दान कर दिया जाता था और फिर मंदिरों में देवदासी के रूप में उनका शोषण होता था। जो बहुत छोटी बच्चियों की किसी भी उम्र के आदमी से शादी कर दी जाती थी, बाल विवाह उसको बोलते थे। ऐसा माना जाता था कि लड़की अगर बालिग हो जाएगी और अपनी पसंद से शादी कर देगी तो मान जो है सम्मान में जो है हमारा घटेगा और हमारी बेइज्जती होगी, इसलिए छोटी बच्चियों की वो शादी करते थे। और ये जो पूरी जो व्यवस्था थी, क्योंकि ब्राह्मण इसको चलाता था और ब्राह्मण ही पूरे समाज को बताता था, इसलिए इस व्यवस्था को हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहते हैं। और ये जो व्यवस्था है इसमें सबसे ज्यादा जो शोषण हमारी महिलाओं का हुआ। और भारतीय संविधान में जब बाबा साहब को अवसर मिला तो हिंदू कोड बिल के माध्यम से जो है उन्होंने महिलाओं को सबसे ज्यादा
जो है अधिकार देने का काम किया। हमारी महिला कार्यकर्ता बता रही थी कि आज जो महिलाओं को जो सारे अधिकार है, आज किसी महिला के साथ में अगर कुछ भी जो है बदतमीजी हो, अपमान हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई गलत तरीके से उसको करता है तो 100 नंबर पर हमारी महिला जो है अगर हम अपने मोबाइल से फोन कर दे तो 2 मिनट में पीसीआर की गाड़ी आकर से दरवाजे पे खड़ी हो जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो ये अधिकार जो है ये संविधान ने हम लोगों को दिया हुआ है। तो ये जो संविधान है ये हमारा सुरक्षा कवच है। और बहुत सी हमारी महिलाओं ने बताया कि आज संविधान पर भी खतरा इस देश में हो गया है, तो संविधान को बचाने की लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। और ये जो हक अधिकारों की जो लड़ाई है ये पूरा जो मूल निवासी बहुजन समाज है वो हजारों साल से महापुरुषों के आंदोलन को लड़ रहा है। और वर्तमान में भी भारतीय समाज निर्माण संघ इस लड़ाई को लड़ रहा है। और इस लड़ाई को केवल पुरुष लड़ें और महिलाएं उसमें साथ सहयोग ना करें तो ये लड़ाई जो है निर्णायक दौर में नहीं पहुंच सकती। इस लड़ाई को हम लोग नहीं जीत सकते हैं। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए जहां पुरुषों को इस लड़ाई में संघर्ष करना पड़ रहा है उसी अनुपात में हमारी महिलाओं को भी इस लड़ाई में आगे आना होगा। यदि ये लड़ाई हम नहीं लड़ते हैं तो जो हमारे महापुरुषों का दिए हुए अधिकार हैं वो हमसे छीन सकते हैं। जैसे कि आज वर्तमान में आप देख रहे हो कि आज से 20-25 साल पहले हम लोगों को कहा करते थे कि सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, तो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि ये लोग जो हैं ये फूले अम्बेडकर को मानने वाले लोग ये समाज में अजीब बात करते हैं और ये कहते हैं कि सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन आज क्या स्थिति है? क्या हमारी सरकारी महकमे प्राइवेट हाथों को नहीं बेचे जा रहे? क्या सरकारी नौकरियों में कटौती नहीं हुई? क्या 4th क्लास की नौकरी जो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा तरक्की का साधन थी और उसी से हम लोग आगे बढ़े। सबसे पहले अगर सरकारी क्षेत्र में कोई नौकरी गई है तो वो 4th क्लास की गई है। आज वो 4th क्लास की नौकरी ठेकेदारी पे आ गई है। आज अगर पक्की नौकरी होती तो हमारा जो सफाई कर्मचारी या पीएल या 4th क्लास का जो भी कर्मचारी आज अगर सरकारी नौकरी में लगता तो उसकी स्टार्टिंग तनख्वाह कम से कम 40,000 रुपए होती, जो आज का वर्तमान में जो पे स्केल चल रहा है। लेकिन आज सरकारी नौकरी खत्म होने से क्या हुआ कि जो 4th क्लास की नौकरी वो ठेकेदारी पे आ गई है। ठेकेदार जो है 20,000 की नौकरी पे साइन कराता है और 14-15 हजार हमारे नागरिक को देता है और 12-12 घंटे उससे काम दिया जा रहा है। तो ये जो स्थिति आज निर्माण हो गई है, क्या इसका प्रभाव हमारे घरों पे नहीं पड़ रहा? क्या हमारे जो जवान बच्चे बेटे बेटियां हैं क्या उन पर इसका असर नहीं पड़ रहा? क्या वो आज हमारे घर तक नहीं पहुंची? यदि पहुंची है तो इस लड़ाई को कौन लड़ेगा? ये जो लड़ाई है ये वही तो महापुरुषों का आंदोलन है जो आज जो लोग तब तक हमें अपने घरों में नहीं घुसने देते थे, हमसे भेदभाव और छुआछूत करते थे, हमारा शोषण करते थे, आज वही लोग शासन प्रशासन में काबिज हो गए। बड़े बड़े नेता बनकर, राजनीतिक पार्टियों के अगुवा बनकर, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनकर, IAS बनकर वो देश के शासन प्रशासन को चला रहे हैं। और वही जन विरोधी नीतियां जो संविधान लागू होने से पहले वो लोग जो उनकी मंशा होती थी जिस प्रकार इस देश को वो चला रहे थे उसी प्रकार उसी मंशा के लोगों को आज भी इस व्यवस्था को चला रहे हैं। तो साथियों, आज जो महिलाएं सोचती है कि सामाजिक आंदोलन में हमें क्या मतलब है, उनको ये समझना चाहिए कि जब आप परिवार में पति पत्नी और एक परिवार में जब हम खुशियां चाहते हैं, खुशियां कहां से आती हैं? खुशियां जो है एक अच्छी कमाई से आती है और अच्छी कमाई सरकार किसकी है और कैसी है और वो क्या तुम्हें देना चाहती है उसकी नीयत पर निर्भर करता है। तो जब हमारी सरकारी नौकरी छीन गई तो उससे 3-4 परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं कि सरकारी नौकरी खत्म होने से, कम आय होने से हमारे परिवार पर उसका असर पड़ रहा है। हमारी शिक्षा, कल तक हम जो लोग थे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, 1-2 रुपए की फीस में हमें जो है देनी पड़ती थी, वो भी माफ हो जाती थी, वजीफा मिलता था, वर्दी मिलती थी, काफी किताबें मिलती थी। ये सरकारी स्कूल से पढ़ लिख कर हम लोग अफसर बने हैं। आज वर्तमान में क्या स्थिति हो गई है कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और सरकारी स्कूलों की जगह पे प्राइवेट स्कूल आ गए हैं।
एक छोटे से बच्चे की फीस 2000, 4000, 5000, 7000 रुपए तक हम लोग दे रहे हैं। और अगर 2-3 बच्चे हैं तो आप अंदाजा लगाइए, जो 15-16 हजार रुपए अगर एक घर में कमाई आ रही है और 3 बच्चे हैं, अगर 3 बच्चों की फीस अगर 3-3 हजार रुपए की हुई तो 9 हजार रुपए तो फीस चले गए। तो हम जो है आर्थिक रूप से हमारे पे अटैक हुआ है। तो ये जो स्थिति हमारी निर्माण हो रही है, ये हमारी खुशियों में आग लगाई जा रही है। आज आप देखेंगे कि अस्पतालों की क्या स्थिति है। शिक्षा के बाद में जो हमारे को सबसे ज्यादा चिंता सताती है वो इलाज की सताती है। सरकारी हॉस्पिटलों में जो व्यवस्था है, जो हालात है, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। आज हम प्राइवेट अगर अस्पताल में नर्सिंग होम में जाएं तो हमारी जेब खाली होने का डर रहता है। डॉक्टर जो है 20-30 हजार रुपए का बिल छोटी सी बीमारी को बनाकर हमारे सामने रख देता है। तो ये जो स्थिति निर्माण हुई है, हम सरकार को किस लिए चुनते हैं कि वो सरकार जो है हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, रोजगार दे, हमारा अच्छा इलाज हो, हमारी अच्छी सुरक्षा हो, इसलिए हम सरकार को चुनते हैं। और अगर सरकार ऐसा काम नहीं करना चाह रही है कि हमारी नौकरियों को और हमारी शिक्षा को अगर वो नहीं दे रही है तो इसके लिए जो है वो सरकार दोषी है। और सरकार ये इसलिए कर पाती है कि समाज दोषी है। समाज को पता ही नहीं है कि देश में शासन कैसे चल रहा है, सरकार क्या कर रही है। तो ये जो हमारी अज्ञानता है ये उस पर बहुत बड़ा रोल अदा करती है। भारतीय समाज निर्माण संघ के लोग कार्यकर्ता आप लोगों से यही अपील करते हैं कि आप लोग जागरूक होइए, संगठित होइए। समाज बनाने के काम में हम लोग लगे हुए हैं, समाज को संगठित करने के काम में लगे हुए हैं। और समाज को संगठित करने का मतलब यही है कि शक्ति का निर्माण करना। दुनिया में अगर कोई लोग झुकते हैं तो वो शक्ति से झुकते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो संगठन या उसी समाज की बात को सुनती है जो समाज संगठित होता है, जागरूक होता है। तो साथियों, हम लोग एक ऐसे समाज का इस देश में निर्माण करना चाहते हैं जो पूरे अम्बेडकर विचारधारा पर, जो भारतीय संविधान जिसकी इजाजत देता है, जो समता, बंधुत्व और भाईचारे पर आधारित हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, कोई छुआछूत ना हो, कोई शोषण ना हो। ऐसे समाज का हम लोग निर्माण करना चाहते हैं और उसी कड़ी में हम लोग जो है लगातार प्रयासरत हैं। अभी होलिका का जिक्र हमारी बहन ने किया है। अभी 14 अप्रैल पे जो है बाबा साहब की जयंती, फूले अम्बेडकर जयंती इधर आने वाली है। हम उस दिन भी जो है उसके माध्यम से भी समाज में जनजागरण का काम इधर तेज करने वाले हैं। तो आप लोग जितना समाज के बीच में जाएंगे, जितना समाज को समझाएंगे, उसी से शक्ति का निर्माण होगा, ताकत का निर्माण होगा। और ताकत के बल पर हम सरकार से अपनी कोई भी जो है डिमांड को, जैसे सरकारी नौकरियों की जो बात है कि ऐसा नहीं है कि देश में सरकारी नौकरियां जो है कल तक नहीं थी, जानबूझकर वो खत्म कर दी गई हैं। वो इसलिए खत्म कर दी गई है कि हमारी अज्ञानता और हमारा जो समाज में बिखराव है उसका लाभ शासक उठा रहा है। जैसे ही हम संगठित हो गए, हम पुनः सरकारी नौकरियों के लिए सरकार को जो है झुका सकते हैं और अपने बच्चों के लिए एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। आज के दिन महिलाओं को ये बात सोचनी चाहिए, जिस प्रकार परिवार का महत्व है, परिवार में अच्छे से अच्छा कार्य होना चाहिए। परिवार जब अच्छे से चलता है तो उसका परिवार में परिणाम आता है, और जब समाज कोई काम करता है तो उसका समाज में भी परिणाम आता है। हमारे घरों की जो खुशियां हैं वो समाज में काम करने से जो है आएंगी। जब समाज में हमारी अच्छी शिक्षा मिलेगी, समाज में हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी मिलेगी, हॉस्पिटलों में हमारे बच्चों को अच्छा इलाज होगा, वो घर में बैठकर होने से नहीं होगा। उसके लिए हमें समाज के बीच में उतरकर समाज को मजबूत बनाना होगा। जैसे घर मजबूत होना चाहिए, ऐसे ही तरह से हमारा सामाजिक संकट और समाज भी मजबूत होना चाहिए। आशा है आप इन बातों को समझेंगे और सामाजिक संकट में जो है भूमिका हर आदमी को निभानी चाहिए, सामाजिक कार्य के महत्व को समझना चाहिए। आप लोग ऐसा करेंगे, इस आशा उम्मीद के साथ में पुनः मैं आपको महिला दिवस की बधाई देते हुए आपसे अपील करता हूं कि आप इस संगठन से जुड़िए। निश्चित तौर पर